एनालिसिस में हम बात करेंगे राजस्थान की। एक ऐसा विशाल और भव्य राज्य जिसे समझना किसी मास्टर रणनीतिकार की तरह सोचने के समान है। आज हम सिर्फ तथ्यों को रटने नहीं वाले हैं, बल्कि इस राज्य का एक ऐसा पावरफुल मेंटल मैप तैयार करेंगे जिससे इसके सभी जरूरी भौगोलिक तथ्य आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। आज का हमारा ये सफर एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे राज्य के विशाल आकार से, फिर समझेंगे अक्षांश और देशांतर का पूरा खेल। इसके बाद इसके चारों दिशाओं के अंतिम छोर, इसकी बाउंड्रीज और आखिर में जानेंगे कुछ बहुत ही कमाल के भौगोलिक तथ्य। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के एक सामान्य परिचय की। इस राज्य को सही मायने में समझने के लिए इसके विशाल आकार की कल्पना करना बहुत जरूरी है। 1 नवंबर 2000 के बाद से राजस्थान ने क्षेत्रफल के मामले में जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई देखने लायक है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। यही वो विशाल आंकड़ा है जो बिना किसी शक के इसे देश का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। और अगर आप इसे पूरे भारत के नक्शे के नजरिए से देखें तो ये अकेला राज्य पूरे देश के कुल भूभाग का 10.41% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है। मतलब भारत का 10% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान है। अब जरा इसकी शेप को इमेजिन कीजिए। एग्जाम्स में अक्सर इसकी इस ज्योमेट्रिक शेप के बारे में पूछा जाता है। इसकी आउटलाइन एक विषमकोणीय चतुर्भुज या आसान भाषा में कहें तो एक पतंग जैसी है। आगे बढ़ने से पहले इस पतंग जैसी आकृति को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। चलिए अब इस विशालकाय पतंग को ग्लोब पर इसके अक्षांश और देशांतर के ग्रिड में फिक्स करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी है इन ग्रिड लाइंस को समझना। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक है, जिसके बीच 60 डिग्री 09 मिनट का अंतर है। वहीं इसका देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक फैला है, और यहाँ अंतर 8 डिग्री 47 मिनट का है। यही वो ग्रिड है जो देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। एक और बहुत ही क्रूशल पॉइंट है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ का ये लैटिट्यूड राज्य के एकदम दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरता है। ये बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल बीच से कटता है और डूंगरपुर को बस हल्का सा टच करते हुए निकलता है। ये एक ऐसा स्पेशल एंकर है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस राज्य के चारों दिशाओं के अंतिम छोर को, जिससे इसके असली डायमेंशंस का पता चलता है। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक एक सीधी लाइन खींचें तो लंबाई 826 किलोमीटर आती है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। ये कॉन्ट्रास्ट हमें बताता है कि राजस्थान असल में अपनी लंबाई से ज्यादा अपनी चौड़ाई में, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ज्यादा फैला हुआ है। इन एक्सट्रीम पॉइंट्स का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉर्थ में है श्री गंगानगर का कोणा गांव, साउथ में बांसवाड़ा का बोरकुंड, ईस्ट में धौलपुर का सिलावट और वेस्ट में जैसलमेर का कटरा गांव। कौन सा गांव किस दिशा और किस जिले में है, इसे मैच करना ज्योग्राफी एग्जाम्स का एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब राज्य के अंदर से निकलकर इसकी विशाल बाहरी सीमाओं पर चलते हैं और देखते हैं कि राजस्थान के पड़ोसी वास्तव में कौन है। 5,920 किलोमीटर, ये वो टोटल बाउंड्री है जो राजस्थान को चारों तरफ से घेरती है। इस विशाल घेरे को हम इंटरनेशनल और स्टेट बॉर्डर्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री यानी रैडक्लिफ रेखा की। पाकिस्तान के साथ लगने वाला ये बॉर्डर 1070 किलोमीटर लंबा है और मुख्य रूप से 4 जिलों को छूता है। इसमें सबसे ज्यादा 464 किलोमीटर की बाउंड्री जैसलमेर की है और सबसे कम सिर्फ 168 किलोमीटर बीकानेर की। ये ब्रेकडाउन बहुत ही वाइटल है। अब स्टेट बॉर्डर्स के इस कमाल के कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ मध्य प्रदेश है जिसके साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर की विशाल सीमा शेयर करता है, वहीं हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब है जिसके साथ सिर्फ 89 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा लगता है। इसके अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश को मिलाकर कुल 5 राज्य इस बाउंड्री को पूरा करते हैं। अपनी इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आइए इन विशाल डायमेंशंस की वजह से पैदा होने वाले कुछ बेहद रोचक भौगोलिक तथ्यों पर नजर डालते हैं।
इस 869 किलोमीटर की विशाल चौड़ाई का समय पर एक बहुत ही दिलचस्प असर होता है। धौलपुर के एकदम पूर्वी छोर पर सूरज सबसे पहले निकलता है, लेकिन उस सूरज की रोशनी को पश्चिमी छोर यानी जैसलमेर तक पहुंचने में 35 मिनट और 8 सेकेंड का टाइम लग जाता है। मतलब ये लगभग आधे घंटे का एक रियल वर्ल्ड टाइम ट्रैवल है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे पतंग के आकार वाले राज्य का एकदम सटीक सेंटर पॉइंट क्या होगा? अगर आप पूरे राजस्थान को एक पिन की नोक पर बैलेंस करना चाहें, तो वो पिन नागौर जिले के लामपोलाई गांव पर लगेगी। बिल्कुल, यही इस राज्य का एग्जैक्ट जियोग्राफिकल सेंटर है। और ये नंबर 8 भी बहुत खास है। पाली जिला एकदम बीचों बीच स्थित है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने चारों तरफ के कुल 8 अलग-अलग जिलों की सीमाओं को टच करता है। अब आखिर में आपके लिए एक सोचने वाली बात, फलोदी जैसे कई नए जिलों के बनने के बाद आपको क्या लगता है कि ये सारी इंटरनेशनल और इंटरनल सीमाएं नए नक्शों पर कैसे बदलेंगी? देखिए, हमारी धरती का फिजिकल स्ट्रक्चर तो वही रहता है, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइनें हैं ना, ये लगातार अपडेट होती रहती हैं। इसीलिए हमेशा सबसे लेटेस्ट मैप को एनालाइज करना ही आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। अक्सर जब मरुस्थल या रेगिस्तान का जिक्र होता है तो दिमाग में क्या आता है? बस एक बंजर, सूखी और बेजान जमीन, है ना? लेकिन आज हम थार मरुस्थल को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि ये कोई निर्जन जगह नहीं, बल्कि एक बेहद जीवंत और रहस्यों से भरा हुआ इलाका है। तो चलिए इसके रहस्यों को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मरुस्थल है, ये तो हम सब जानते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि इस राज्य की पूरी आबादी का लगभग 40% हिस्सा इसी कठोर और चुनौतीपूर्ण माहौल में फलता फूलता है। मतलब कमाल की बात है ना? ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व और जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यहाँ का जीवन सच में अकल्पनीय है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, ये विशाल रेतीला मैदान आखिर आया कहां से? सच कहूं तो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राजस्थान का लगभग 61.11% हिस्सा घेरने वाला ये मरुस्थल दरअसल करोड़ों साल पुराने टेथिस सागर का सूख चुका तल है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक प्राचीन प्रागैतिहासिक महासागर आज इस विशाल रेत के समंदर में बदल चुका है ना हैरानी की बात? भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बारिश के आधार पर हम इस क्षेत्र को दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है बिल्कुल शुष्क रेतीला मरुस्थल, जहां पूरे साल में मुश्किल से 0 से 25 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जहां 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिल जाती है। यह सीधा सा आंकड़ा अत्यधिक सूखे और थोड़े नम इलाकों के बीच के कड़े अंतर को एकदम साफ कर देता है। चलिए अब इस शुष्क क्षेत्र की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज छिपा है। अक्सर लगता है कि मरुस्थल का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेत होता है, राइट? लेकिन जैसलमेर, पोखरन और फलोदी के क्षेत्रों में एक ऐसा इलाका भी है जो पूरी तरह से रेत की टीलों से मुक्त है। वहां सिर्फ पथरीली चट्टानें मिलती हैं। इस पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि थार का स्वरूप हमारी आम कल्पना से कहीं ज्यादा विविध है। इसके विपरीत आइए अब अर्ध शुष्क क्षेत्र के 4 अनूठे उपभागों पर एक नजर डालते हैं। इनमें सबसे पहले आता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का घग्घर का मैदान। फिर आता है शेखावाटी क्षेत्र, जहां पानी के लिए खास कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, जिन्हें जोहड़ कहते हैं। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि है, जो अपनी खारे पानी की झीलों और फ्लोराइड की अधिकता वाली कुबड़ पट्टी के लिए काफी जानी जाती है। और अंत में आता है लूनी जवाई बेसिन। देखा जाए तो हर एक क्षेत्र की अपनी एक बिल्कुल अलग भौगोलिक पहचान है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, जिसका नाम है खिसकती रेत। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रेत के टीले कभी एक जगह टिक कर नहीं रहते। यहाँ इन बरखान टीलों को ही देख लीजिए। ये अर्धचंद्राकार यानी आधे चंद्रमा के आकार के रेत के टीले होते हैं, जो अत्यधिक गतिशील होते हैं। हवा के साथ इनकी जो लगातार गतिविधि होती है, वही वह मुख्य कारण है जो मरुस्थल के विस्तार यानी मरुस्थलीकरण को सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है। बरखान के बाद तुरंत परवलयक यानी पैराबोलिक टीलों का नाम आता है। अब प्रकृति की कारीगरी देखिए, इनका आकार बिल्कुल महिलाओं की हेयर पिन जैसा होता है। इस शानदार दृश्य समानता के कारण ही इन टीलों की भौगोलिक बनावट को याद रखना बहुत ही आसान और सच में बड़ा रोचक हो जाता है।
रेत के टीलों की इस अद्भुत सूची को पूरा करने के लिए हवा की दिशा का विज्ञान समझना जरूरी है। सोचिए, जब टीले हवा की दिशा के ठीक 90 डिग्री या समकोण पर बनते हैं तो उन्हें अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कहा जाता है। जब वे हवा के समानांतर बनते हैं तो उन्हें रेखीय कहते हैं। और जब हवा की दिशा बदलने के कारण बरखान की एक लंबी भुजा खिंच जाती है तो उसे सीफ का नाम दिया जाता है। सच में हवा ही यहाँ की सबसे बड़ी मूर्तिकार है। इस पूरे क्षेत्र के ऐतिहासिक सफर को एक टाइमलाइन के जरिए समझना बड़ा रोमांचक है। करोड़ों साल पहले जहां टेथिस सागर लहराता था, वही आकलवुड फॉसिल पार्क में मिले करोड़ों वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म समय के इस बदलाव की गवाही देते हैं। और आज के समय में देखें तो यह मरुस्थल अपनी सीमाएं लांघकर तेजी से हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। इसे रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है, जो आज के समय की एक बेहद गंभीर पर्यावरणीय चेतावनी है। ये सच में थोड़ा डरावना भी है। अब आते हैं अपने अगले विषय पर, थार के छिपे रहस्य। यहाँ सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि सतह का सूखापन पूरी सच्चाई नहीं है। इसे जमीन के नीचे मौजूद इन चमत्कारों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसलमेर की लाठी सीरीज एक पूरी भूगर्भिक जल पट्टी है जहां जीवनदायी सेवण घास उगती है। चांदन नलकूप तो इतना मीठा और प्रचुर पानी देता है कि उसे थार का घड़ा ही कह दिया गया है। और आकल का वो क्षेत्र जिसके बारे में अभी जिक्र हुआ था, प्राचीन प्रागैतिहासिक लकड़ियों के जीवाश्म सुरक्षित रखे हुए हैं। सूखे के बीच ये छिपे हुए पानी और जीवन के स्रोत, यही विरोधाभास तो थार की असली सुंदरता है। एक और जादुई घटना तब घटती है जब मरुस्थल में अचानक से बारिश हो जाती है। ऐसा जब भी होता है, इस संक्षिप्त और अचानक हुई बारिश से अस्थायी खारे पानी की झीलें बन जाती हैं, जिन्हें प्लाया झीलें कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इन्हें रण या टार्ट कहते हैं। सोचकर देखिए, अचानक से झील का बन जाना। ये झीलें मरुस्थल के छिपे हुए जल चक्र में एक और हैरान करने वाली परत जोड़ देती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, जीवन, वनस्पति और संपदा। इस भयानक सूखे और बेतहाशा गर्मी को जीतने वाली वनस्पतियों को मरुद्भिद या ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। यहाँ राजस्थान का गौरव मौजूद है, जैसे राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा। इसके अलावा यहाँ सेवण और धामण जैसी खास घास भी पाई जाती हैं, जो यहाँ के पशुओं और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये पौधे इस कठोर वातावरण के सबसे बड़े योद्धा हैं। अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। यह भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल है। अगर इस प्राचीन सूख चुके सागर की जमीन के नीचे आज भी तेल, गैस और कोयले जैसी अपार खनिज संपदा दबी हुई है, तो जरा सोचिए, इन खिसकती रेत की परतों के साथ भविष्य के और कितने रहस्य आगे बढ़ रहे होंगे। यह मरुस्थल सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि प्राकृतिक इतिहास और आर्थिक संभावनाओं का एक जीता जागता खजाना है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम राजस्थान के किसी आम पहाड़ की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उसकी रीढ़ की हड्डी की। जी हाँ, अरावली पर्वतमाला। यह कोई साधारण पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि है प्री कैम्ब्रियन काल से, यानी गोंडवाना लैंड के समय से सीना ताने खड़ी है। जरा सोचिए, यह कितनी प्राचीन और भव्य है। तो इस शानदार संरचना को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, इसकी प्राचीन उत्पत्ति। दूसरा, क्षेत्रीय बनावट। तीसरा, महान शिखर। चौथा, पठार और कुछ खास शब्दावली। और अंत में इसके भौगोलिक कार्य। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन रीढ़, इसकी उत्पत्ति और इसका वैश्विक स्तर। दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला यानी सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन रेंज। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के भूवैज्ञानिक अरावली की तुलना सीधे अमेरिका के मशहूर एपिलेशियन पहाड़ों से करते हैं। मतलब ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल जियोलॉजी के मंच पर भी एक बहुत अहम स्थान रखती है। अब अगर इसके विस्तार की बात करें तो वैसे अरावली गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक करीब 692 किलोमीटर लंबी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका 80% हिस्सा यानी पूरे 550 किलोमीटर अकेले राजस्थान में है। सिरोही से लेके झुंझुनू के खेतड़ी तक ये राजस्थान को एक बेहद मजबूत भौगोलिक रीढ़ देती है।
और यहाँ एक बहुत ही कमाल का डेमोग्राफिक आंकड़ा सामने आता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 9% हिस्सा ही कवर करती है, बस 9%। लेकिन इस छोटे से हिस्से में पूरे राज्य की 10% आबादी रहती है। तो ये सिर्फ पत्थरों का कोई ढांचा भर नहीं है, बल्कि एक बेहद जीवंत और जीवन को संजोने वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, क्षेत्रीय बनावट। इसे हम उत्तर, मध्य और दक्षिण इन 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। देखिए, ये पर्वतमाला हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। उत्तर में ये पहाड़ियाँ काफ़ी बिखरी हुई या छितरी हुई सी हैं। फिर जब हम मध्य में आते हैं तो ये रीढ़ बिल्कुल पतली और कम ऊंचाई वाली हो जाती है, और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते हैं ये अपने सबसे सघन, घने और ऊंचे रूप में आ जाती है। उत्तरी अरावली को देखें तो ये जयपुर, दौसा, अलवर और झुंझुनू तक फैली है। जैसा मैंने बताया, यहाँ का परिदृश्य काफी खंडित है, पहाड़ियाँ दूर दूर हैं। और इस पूरे उत्तरी बेल्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो सीकर जिले का रघुनाथगढ़ है, जो 1055 मीटर ऊंचा है। जैसे ही हम मध्य अरावली की तरफ आते हैं, जो मुख्य रूप से अजमेर जिले में पड़ता है, परिदृश्य एकदम बदल जाता है। यह इस पर्वतमाला का सबसे संकरा यानी सबसे पतला हिस्सा है और इसकी ऊंचाई भी सबसे कम है। इसीलिए यहाँ पहाड़ों के बीच कई महत्वपूर्ण पास या दर्रे देखने को मिलते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटियों में टाटगढ़ और तारागढ़ शामिल हैं। और अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। मतलब ये इस पूरी रीढ़ का सबसे विशाल, सबसे सघन और सबसे ऊंचा हिस्सा है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर तक फैले इस इलाके की भव्यता वाकई देखते ही बनती है। और इसी क्षेत्र में अरावली का सर्वोच्च शिखर मौजूद है, महान गुरु शिखर, जो 1722 मीटर की शानदार ऊंचाई पर खड़ा है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, महान शिखर, जहां हम इन ऊंची चोटियों के क्रम को समझेंगे। आइए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। अगर इन टॉप 6 चोटियों के आंकड़ों पर गौर करें तो एक चीज बिल्कुल साफ है, यहाँ सिरोही जिले का पूरी तरह से दबदबा है। पहले नंबर पर 1722 मीटर के साथ गुरु शिखर, दूसरे पर सेर और तीसरे पर दिलवाड़ा। ये तीनों ही सिरोही में हैं। इसके बाद उदयपुर की जरगा, फिर से सिरोही की अचलगढ़ और छठे नंबर पर राजसमंद की कुंभलगढ़। इससे ये बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि सिरोही का इलाका वास्तव में इस पर्वतमाला का सिरमौर है। चौथा भाग, यहाँ हम पठार, दर्रे और कुछ बहुत ही रोचक स्थानीय शब्दावली पर बात करेंगे। समतल उच्च भूमियों यानी पठारों की बात करें तो सिरोही का उड़िया का पठार 1360 मीटर की ऊंचाई के साथ पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसके अलावा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच भौराट का पठार भी बेहद खास है। और अगर यातायात की बात करें तो पहाड़ों को चीरते हुए जो प्राकृतिक संकरे रास्ते बनते हैं, जिन्हें यहाँ नाल कहते हैं, वो बहुत ही क्रूशल हैं। पाली में देसूरी की नाल, राजसमंद में हाथीगुड़ा की नाल और अजमेर में शिवपुर घाट, ये सदियों से व्यापार और यात्रा के मुख्य मार्ग रहे हैं। इस क्षेत्र की शब्दावली अपने आप में भूगोल का एक पूरा पाठ है। एक शब्द है भाकर। जब भी सिरोही इलाके में बहुत ही तीखी ढलान वाली एकदम ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों की बात होती है तो स्थानीय भाषा में उन्हें भाकर कहा जाता है। ये शब्द सुनते ही दिमाग में उस इलाके के कठोर और दुर्गम होने की एकदम सटीक तस्वीर बन जाती है। एक और शानदार शब्द है गिरवां। जरा एक तश्तरी या प्लेट की कल्पना कीजिए। उदयपुर शहर के चारों तरफ पहाड़ियों की एक ऐसी ही तश्तरी नुमा लगातार चलने वाली श्रृंखला है। इसने पूरे शहर को एक सुरक्षा कवच की तरह घेर रखा है और इसी खूबसूरत प्राकृतिक ढाल को गिरवां कहा जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत है। इस अगले शब्द पर गौर करें, देशहरो। वैसे राजस्थान का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में सूखा और मरुस्थल ही आता है ना? लेकिन देशहरो एक बेहद खूबसूरत अपवाद है। जरगा और रागा पर्वत चोटियों के बीच बसा ये इलाका पूरे साल, जी हाँ, हमेशा हरा भरा रहता है। पहाड़ों से पूरी तरह घिरे होने की वजह से ये एक जादुई हरियाली वाला क्षेत्र बन गया है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, महत्वपूर्ण कार्य, यानी इसका असल भौगोलिक महत्व क्या है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये विशाल रीढ़ की हड्डी वास्तव में एक बेहद शक्तिशाली मशीन की तरह काम करती है। ये मुख्य रूप से 4 जीवनदायिनी भूमिकाएं निभाती है।
पहला, ये पश्चिमी थार मरुस्थल को पूरब की ओर फैलने से रोकती है, मतलब ये रेत के खिलाफ एक विशाल प्राकृतिक दीवार है। दूसरा, ये बनास, लूनी और साबरमती जैसी महत्वपूर्ण नदियों का जन्मस्थान है। तीसरा, ये तांबा, सीसा और जस्ता जैसे खनिजों का बहुत बड़ा खजाना है। और चौथा, ये अरब सागर के मानसून के बिल्कुल समानांतर खड़ी है, जो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की जलवायु और वहां होने वाली कम बारिश को सीधे तौर पर कंट्रोल करती है। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। सोचिए, अगर अरावली पर्वतमाला एक प्राकृतिक ढाल बनकर नहीं खड़ी होती, तो क्या राजस्थान का वो कठोर मरुस्थल अब तक पूरे उत्तर भारत को निगल नहीं चुका होता? ये प्राचीन रीढ़ खामोशी से सदियों से हमारी रक्षा कर रही है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस प्राचीन पर्वतमाला को समझने का नजरिया आज पूरी तरह से बदल गया हो। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले हिस्से की, यानी पूर्वी मैदानी भाग की। सच कहूं तो यही वो इलाका है जिसने इस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए इसकी भौगोलिक संरचना से लेकर इसके आर्थिक प्रभाव तक पूरा गणित समझते हैं। अब जरा इस जनसांख्यिकी विरोधाभास पर गौर करिए। ये पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ और सिर्फ 23% हिस्सा ही कवर करता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस छोटे से भूभाग पर राज्य की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। मतलब जरा सोचिए, जमीन 1/4 से भी कम और आबादी का भार लगभग 40%। ये पूरे राज्य का सबसे अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है? इतनी छोटी सी जगह में इतनी विशाल आबादी को पालने की ताकत आखिर आती कहां से है? और यही खुलता है उस बड़े विरोधाभास का सबसे बड़ा रहस्य, और वो है जलोढ़ मिट्टी। यही वो असली प्राकृतिक चमत्कार है जिसने इस पूरे क्षेत्र को इतना पावरफुल बना दिया है। देखिए, ये कोई आम मिट्टी नहीं है। ये बहती हुई नदियों के साथ बहकर आई अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ और दोमट मिट्टी है। विज्ञान की भाषा में इसे अल्फेसोल्स भी कहते हैं। असल में ये मिट्टी एक पावरफुल इंजन की तरह काम करती है। कृषि को तो ये बूम करती ही है, और बदले में इतनी घनी आबादी का पूरा पोषण भी करती है। सीधी सी बात है, जहां मिट्टी में दम होगा वहीं तो जीवन पनपेगा ना। तो इस पूरी कहानी की गहराई में जाने के लिए हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, उपजाऊ नींव। दूसरा, चंबल बेसिन। तीसरा, बनास बाणगंगा बेसिन। चौथा, माही बेसिन। और अंत में अन्न का कटोरा और अर्थव्यवस्था। चलिए सीधा इसमें गोता लगाते हैं। सेक्शन 1, उपजाऊ नींव, जलवायु और उत्पत्ति। अलग अलग नदियों और उनके बेसिन की तरफ बढ़ने से पहले इस पूरे पूर्वी मैदानी इलाके की बुनियादी बातों को समझना बहुत जरूरी है। भौगोलिक नजरिए से देखें तो राजस्थान का ये पूर्वी मैदान कोई अलग थलग हिस्सा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये भारत के विशाल गंगा यमुना के मैदानों का ही एक एक्सटेंशन है। और दूसरी सबसे अहम बात है यहाँ की जलवायु। जहां एक तरफ रेगिस्तान की सूखी आबोहवा है, वहीं इसके उलट यहाँ आर्द्र यानी ह्यूमिड जलवायु पाई जाती है। जब इस आर्द्र जलवायु का शानदार कॉम्बिनेशन जलोढ़ और दोमट मिट्टी के साथ होता है ना, तो फसलों के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट आदर्श माहौल बन जाता है। सच में यही इस क्षेत्र की असली उपजाऊ नींव है। सेक्शन 2, चंबल बेसिन, ऊबड़ खाबड़ बीहड़। अब हम थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं और अपने पहले प्रमुख बेसिन यानी चंबल बेसिन में एंट्री करते हैं। ये इलाका कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों तक फैला है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि प्रकृति की विनाशकारी और रचनात्मक ताकतें एक साथ कैसे काम करती हैं। चंबल नदी का बहाव बहुत ही तेज है और इसी तेज रफ्तार की वजह से यहां भारी मात्रा में मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन होता है। जरा इमेजिन कीजिए, जब पानी इतनी तेजी से मिट्टी को काटता है तो जमीन में बहुत गहरी गहरी खाइयां और दरारें बन जाती हैं। इन्हीं खतरनाक खाइयों वाले ऊबड़ खाबड़ इलाके को बीहड़ या बैडलैंड्स कहा जाता है। ये एक ऐसा रफ इलाका है जिसे पार करना या जहां खेती करना सच में लोही के चने चबाने जैसा है। इसी बीहड़ क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत ही कमाल की सांस्कृतिक पहचान भी है। देखिए, इन बीहड़ों में जो जमीन कटने से बच गई है और काफी ऊंचाई पर है, उस उच्च भूमि को स्थानीय भाषा में डांग कहा जाता है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में ये डांग क्षेत्र काफी फैला हुआ है। लेकिन इस भूगोल ने एक बहुत ही नाटकीय और शानदार उपाधि को जन्म दिया है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ये नाम सुनते ही पता चल जाता है कि इस क्षेत्र के भूगोल और यहाँ के लोगों के जीवन के बीच कितना गहरा और अटूट रिश्ता है। सेक्शन 3, बनास बाणगंगा बेसिन, कृषि का हृदय।
चंबल के उन खतरनाक बीहड़ों से निकलकर अब हम इस पूरे पूर्वी भाग के सबसे कोर हिस्से में आते हैं, जो है बनास बाणगंगा बेसिन। इस विशाल बनास मैदान को थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए हम इसे दो भौगोलिक हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक तरफ है बनास नदी का दक्षिणी हिस्सा, जिसे मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। ये मुख्य रूप से राजसमंद और भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है। वहीं दूसरी तरफ इसके उत्तरी हिस्से को मालपुरा करौली का मैदान के नाम से जाना जाता है, जो टोंग और अजमेर के इलाकों को कवर करता है। इस तरह बांटकर देखने से इस इलाके की अलग अलग मिट्टी और इसके अनोखे स्थानीय भूगोल को समझना काफी आसान हो जाता है। इसी बेसिन का एक और शानदार हिस्सा है बाणगंगा का मैदान, जो जयपुर, दौसा और भरतपुर तक फैला है। और सच बताऊं तो ये क्षेत्र अपनी सबसे बड़ी ताकत को पूरी तरह से उजागर करता है। यहाँ की मिट्टी सिर्फ उपजाऊ ही नहीं है, बल्कि कुछ खास फसलों के लिए तो ये एकदम वरदान है, खासकर सरसों की खेती। अगर सर्दियों के मौसम में इस इलाके से गुजरना हो तो मीलों दूर तक सिर्फ पीले पीले सरसों के फूल ही नजर आते हैं। एकदम लाजवाब नज़ारा होता है। कृषि के नज़रिए से देखा जाए तो ये मैदान पूरे राज्य के लिए सच में किसी सोने की खान से कम नहीं है। सेक्शन 4, माही बेसिन, छप्पन का मैदान। हमारी ये भौगोलिक यात्रा अब राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर पहुंच चुकी है। ये है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र। और ये आंकड़ा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे भूगोल और हमारी लोक संस्कृति आपस में रचे बसे हैं। ये जो संख्या 56 है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के इस पूरे क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। अब सोचने वाली बात है कि 56 ही क्यों, 50 या 60 क्यों नहीं? क्योंकि इस इलाके में वास्तव में 56 गांवों का एक पूरा समूह बसा हुआ है और यहाँ 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र है। बस इसी वजह से इस पूरे मैदानी इलाके का नाम ही 56 का मैदान पड़ गया। है ना कमाल की बात? माही बेसिन में एक और बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल होता है, कांठल। प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के जो किनारे वाले सुरम्य और खूबसूरत हिस्से हैं, उन्हें स्थानीय लोग बड़े प्यार से कांठल कहते हैं। इस नदी का यहाँ के लोगों के जीवन पर इतना गहरा और पवित्र प्रभाव है कि माही नदी को पूरे सम्मान के साथ कांठल की गंगा का दर्जा दिया गया है। मतलब ये सिर्फ बहता हुआ पानी यहाँ एक नदी नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र की धड़कन है, यहाँ की जीवन रेखा है। सेक्शन 5, अन्न का कटोरा की अर्थव्यवस्था, मिट्टी से उद्योग तक। तो अभी तक हमने इन 3 प्रमुख नदी बेसिनों के भौतिक भूगोल को बहुत अच्छे से समझा, लेकिन असल सवाल ये है कि ये सब मायने क्यों रखता है। भूगोल सिर्फ नदियों, पहाड़ों और मिट्टी तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे तौर पर इंसान की जेब, समृद्धि और पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ता है। इस बेहतरीन भौगोलिक संरचना का ही नतीजा है कि राजस्थान के इस उत्तर पूर्वी हिस्से को गर्व से राज्य का अन्न का कटोरा कहा जाता है। यहाँ गेहूं, सरसों, जौ, चना और गन्ना बम्पर मात्रा में उगाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य भी छुपा है। इतने बड़े नदियों के क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों से नहीं, बल्कि कुओं और नलकूपों यानी ट्यूबवेल्स के जरिए होती है। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के किसानों ने स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से खुद को कितनी अच्छी तरह ढाल लिया है। अगर हम विभिन्न क्षेत्रीय शब्दावलियों पर गौर करें तो पता चलता है कि कैसे खास तरह की जमीन अपनी एक अलग ही स्थानीय पहचान तय कर देती है। जैसे जहाजपुर से टोंक के बीच के बनास इलाके को खेराड़ प्रदेश कहते हैं। वहीं देवगढ़ के पास जो ऊंचे टीले जैसे मैदान हैं, उन्हें पिडमॉन्ट का मैदान कहा जाता है। और जयपुर से भरतपुर के बीच का वो अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र जहां कभी बाणगंगा और यमुना का पानी मिलता था, उसे रोही का मैदान कहा जाता है। ये सिर्फ किताबी नाम नहीं है, ये इस मिट्टी के अलग अलग चरित्र हैं जो हर दिन ये तय करते हैं कि कौन सी जमीन पर क्या उगेगा। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल अभी भी बाकी है। हमने जिस रूही के मैदान की बात की, वो कृषि के लिए तो शानदार है ही, लेकिन आजकल यहाँ कृषि आधारित उद्योगों के लिए भरपूर कच्चा माल भी पैदा हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये प्राचीन उपजाऊ मैदान आने वाले समय में राजस्थान के औद्योगिकरण और भविष्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन साबित होंगे? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से शुरू हुई ये कहानी अब बड़े बड़े उद्योगों तक पहुंच रही है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की एक ऐसी भौगोलिक कहानी डिकोड करने वाले हैं जो पुरानी सभी धारणाओं को बिल्कुल तोड़कर रख देगी।
अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि राजस्थान का मतलब सिर्फ रेत और सूखा होगा, है ना? लेकिन आज हम कुछ ऐसा समझेंगे जो इसके एकदम उलट है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या राजस्थान में ज्वालामुखी हो सकते हैं? सूखे रेत के टीलों की तस्वीर से बिल्कुल अलग ये जानना वाकई अद्भुत है कि मीज़ोज़ोइक एरा के क्रिटेशियस काल में यहाँ दराड़ी ज्वालामुखी फटे थे। जी हाँ, इन्हीं प्राचीन लावा प्रवाहों ने इस पूरे शानदार क्षेत्र को जन्म दिया है। तो चलिए जल्दी से इस चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर पठार का वर्गीकरण, उसके बाद धरातलीय विशेषताएं, फिर इसका क्षेत्रीय महत्व और अंत में राजस्थान के बाकी भौतिक प्रदेशों से इसकी तुलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग, हाड़ौती का सामान्य परिचय। राजस्थान का ये दक्षिण पूर्वी पठार असल में प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक अवशेष है और भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का सीधा विस्तार है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो इतने बड़े पारिस्थितिक और कृषि प्रभाव के बावजूद ये विशिष्ट पठार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का एक बहुत ही छोटा हिस्सा घेरता है, सिर्फ 6.89%। मतलब बाकी 93% से ज्यादा जमीन राज्य के अन्य क्षेत्रों के पास है। लेकिन असली हैरानी तो यहाँ होती है। ये छोटा सा 6.89% क्षेत्र राज्य की लगभग 11% जनसंख्या को सपोर्ट करता है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि ये इलाका रहने और जीवन यापन के लिए कितना बेहतरीन और अनुकूल है। और इस घनी आबादी का सबसे बड़ा राज क्या है? वो है वर्टिसॉल्स, यानी काली मिट्टी। लाखों साल पहले के उस ज्वालामुखी लावे ने इस बेहद उपजाऊ मिट्टी को बनाया है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारा भूवैज्ञानिक इतिहास आज की कृषि को चला रहा है। खासतौर पर कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए तो ये मिट्टी एकदम वरदान है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पठार का वर्गीकरण। मुख्य रूप से इस पूरे क्षेत्र को 2 बड़े उपभागों में बांटा गया है। देखिए, एक तरफ तो है विंध्यन कगार भूमि जो बलुआ पत्थरों से बनी है, धौलपुर से बूंदी तक फैली है और चंबल और बनास नदियों के बीच एक प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है। और दूसरी तरफ है दक्कन का लावा पठार। ये असल में मालवा पठार का ही विस्तार है जो कोटा से बारां तक जाता है। इसी हिस्से में भैंसरोड़गढ़ और बिजौलिया के बीच मौजूद वो मशहूर ऊपर माल का पठार भी आता है। तीसरा खंड, धरातलीय विशेषताएं। चलिए इस लैंडस्केप को 5 छोटे हिस्सों में समझ लेते हैं। हाड़ौती की ये पूरी बनावट 5 अनोखे हिस्सों में बटी है। पहला, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जिनमें मुकुंदरा हिल्स शामिल हैं। दूसरा, चंबल, काली सिंध और पार्वती जैसी नदियों के बनाए हुए उपजाऊ मैदान। तीसरा है शाहबाद उच्च भूमि जहां घोड़े की नाल यानी हॉर्सशू के आकार की पहाड़ियां हैं। चौथा, झालावाड़ का पठार और 5वां क्षेत्र है डग गंगाधार की उच्च भूमि। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 517। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 517 मीटर दरअसल झालावाड़ में मौजूद चांदवाड़ी चोटी की ऊंचाई है। ये मुकुंदरा हिल्स का सबसे ऊंचा पॉइंट है जो इस इलाके की भौगोलिक ऊंचाई और विविधता को एकदम साफ कर देता है। चौथा खंड, क्षेत्रीय महत्व। चलिए देखते हैं कि आज के समय में इस जगह की अहमियत क्या है। रेगिस्तान वाली उन पुरानी धारणाओं को पूरी तरह चकनाचूर करते हुए आपको बता दें कि राजस्थान के इसी एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। पानी की इतनी बहुतायत और भारी बारिश के कारण ही इस क्षेत्र को अति आर्द्र यानी अल्ट्रा ह्यूमिड श्रेणी में रखा गया है। और इसी भरपूर पानी और उपजाऊ मिट्टी का नतीजा है ये मशहूर नाम राजस्थान का नागपुर। झालावाड़ को इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि यहाँ संतरों का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसके साथ ही यहाँ धनिया, कपास, सोयाबीन और अफीम की भी शानदार फसलें लहलहाती हैं। लेकिन बात सिर्फ खेती की नहीं है, जमीन के नीचे भी खजाना है। यहाँ मिलने वाला कोटा स्टोन, सैंडस्टोन और लाल पत्थर कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। यानी ये खनिज संपदा इस इलाके को एक मजबूत औद्योगिक पहचान भी देती है। और अब आखिरी खंड, भौतिक प्रदेशों की तुलना। आइए देखते हैं कि हाड़ौती का ये पठार राजस्थान के पूरे नक्शे में कहां और कैसे फिट बैठता है। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है विशाल और सूखा थार मरुस्थल जो 61% से ज्यादा हिस्से में फैला है और दूसरी तरफ है अपना ये छोटा सा लेकिन अति आर्द्र हाड़ौती का पठार जो महज 6.89% जगह में 11% आबादी को संभाल रहा है। और बीच में अरावली और पूर्वी मैदान राजस्थान की इस पूरी भौगोलिक पजल को कंप्लीट करते हैं। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र एक तरफ थार मरुस्थल के सूखेपन को झेलता है और दूसरी तरफ हाड़ौती पठार जैसी ज्वालामुखी से बनी अति आर्द्र उर्वरता को भी पोषित करता है? प्रकृति का इस संतुलन सच में हैरान कर देने वाला है। इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जब राजस्थान का नाम आता है तो दिमाग में बस एक ही छवि बनती है, एक बहुत बड़ा दूर दूर तक फैला हुआ बिल्कुल सूखा और गर्म रेगिस्तान। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमें सबसे बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु असल में किसी भौगोलिक रहस्य से कम नहीं है। इसमें ऐसी जटिलता और विविधता छिपी है जो सच में हैरान कर देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, राजस्थान आखिर सिर्फ एक सिंगल रेगिस्तान क्यों नहीं है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान हम बड़े भौगोलिक कारणों से लेकर उन छोटी छोटी स्थानीय मौसम की घटनाओं तक हर एक परत खोलेंगे जो एग्जाम्स के नजरिए से सीधे तौर पर पूछी जाती हैं। आज की हमारी चर्चा का आधार कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम जलवायु के मुख्य कारकों को समझेंगे, फिर सामान्य जलवायु क्षेत्रों पर नजर डालेंगे, उसके बाद सबसे जरूरी कोपेन के वर्गीकरण को डिकोड करेंगे, फिर आएंगी 3 प्रमुख ऋतुएं और आखिर में रैपिड फायर अंदाज में कुछ बहुत ही जरूरी एग्जाम टेकअवेज। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जलवायु के कारक, यानी वो भौगोलिक ताकतें जो यहाँ का मौसम तय करती हैं। राजस्थान के एक्सट्रीम मौसम के पीछे 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे पहला और सबसे मजबूत कारक है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। ये ठीक अरब सागर से आने वाले मॉनसून के समानांतर खड़ी है। इसका असर ये होता है कि मॉनसूनी हवाएं यहाँ बिना बारिश किए चुपचाप आगे खिसक जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है समुद्र से इसकी लंबी दूरी, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान एकदम एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। और तीसरा थार की रेत, जिसका एक सीधा सा उसूल है, ये जितनी जल्दी आग की तरह गर्म होती है उतनी ही जल्दी बर्फ की तरह ठंडी भी होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सामान्य जलवायु क्षेत्र, जहां हम देखेंगे कि बारिश के आधार पर इस राज्य को कैसे मैप किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग का जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो पूरी तरह से सिर्फ बारिश की मात्रा पर टिका है। और ये काफी दिलचस्प है कि यहाँ बारिश ही जिलों की सीमाएं और वहाँ की वनस्पति दोनों को सख्ती से तय करती है। जरा सोचिए, जहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहाँ सिर्फ कांटेदार झाड़ियां पनपती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 80 से 150 सेंटीमीटर बारिश वाले अति आर्द्र क्षेत्रों में हरा भरा सदाबहार जंगल मिलता है। एक ही राज्य में 2 अलग दुनिया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, कोपेन के वर्गीकरण को डीकोड करना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सेक्शन बिल्कुल क्रूशियल है। पहली नजर में ये अंग्रेजी के लेटर्स किसी पजल जैसे लग सकते हैं, राइट? पर चलिए इन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आता है BWH। ये कोड राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी हिस्से को दर्शाता है, यानी शुष्क गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जैसे एक्सट्रीम इलाके इसमें आते हैं। यहाँ का माहौल कैसा है? एकदम कठोर जलवायु और दूर दूर तक फैली कांटेदार झाड़ियां। थोड़ा सा पूर्व की तरफ बढ़ें तो एंट्री होती है BSW जोन की। ये एक अर्धशुष्क या स्टेपी क्षेत्र है। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर और शेखावाटी यहाँ आते हैं। यहाँ लैंडस्केप थोड़ा सा बदल जाता है और कांटेदार झाड़ियों की जगह अब स्टेपी प्रकार की घास के मैदान ले लेते हैं। फिर आता है CW। ये कोड एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाता है। ये उप आर्द्र या मानसूनी क्षेत्र है। अरावली के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से जैसे जयपुर,